अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बीच में हम एक चीज कहना चाहेंगे, 2 लाइनें कहना चाहेंगे कि पढ़ना कभी भी बंद ना करें, कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई सिर्फ करते हैं पास होने के लिए। भाई पास होना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं आया, आपको नॉलेज ही नहीं मिली, तो सिर्फ पास होने से मतलब नहीं होता है। आज क्या है, कंपटीशन का दौर है। कहते हैं अच्छे लोग हैं, यानी अच्छे पढ़ाई में, वैसे तो सभी लोग अच्छे हैं और उससे भी अच्छे और बहुत ज्यादा अच्छे। तो अच्छों की आज नहीं नीड है, बहुत ज्यादा जो अच्छे हैं, ठीक है ना, और उनकी भी एक बहुत लंबी लाइन होती है। उसमें क्या होता है, जो बहुत अच्छे होते हैं उनकी भी एक बहुत लंबी लाइन होती है, और उसमें से भी क्या होता है, छटनी होती है, यानी उनको भी छांटा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब लाइन में आ गए, तो लाइन में आने के बाद आपका नंबर भी आएगा, है ना। तो बहुत और बहुत अच्छे बनिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि 15 डेज बचे हैं तो हम स्टडी कर लेंगे, एक सीरीज को हम एक रात में पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों की ये सोच होती है, हालांकि आप लोगों की नहीं, आप लोग बहुत समझदार है। आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्ट अपने में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, और हर एक सब्जेक्ट बड़ा रिस्की है। भाई रिस्क, इसका मतलब ये होता है, रिस्क हमने क्यों बोला, तो आप कहोगे मैम रिस्क आपने कह दिया। हाँ, इसलिए कहा है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और नंबर जो दिए जाते हैं तो बहुत ही सटीक नंबर, बहुत अच्छे से कॉपी चेक होती हैं। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि आप पोथी पत्रा लिख डाला कुछ भी और आपको क्या है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो हम इसलिए देखिए आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, हम आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि पहले की मेहनत वो ज्यादा सही रहती है। और बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे अगर एक बार ऐसा कुछ हो गया, बात ऊपर नीचे हो गई, तो हम दोबारा कर लेंगे। और दोबारा करने का मतलब ये होता है 1 साल अपना खराब करना, यानी 2 साल का आपका सेमेस्टर, यानी 4 सेमेस्टर आपके 2 साल के हैं, और 3 साल फिर हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी चूक हो जाए तो 4 साल हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें, हम क्या करेंगे, हम 2 साल में ही हम 4 सेमेस्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के लिए भाई आपको गाइड करने वाला चाहिए, और गाइड करने वाले तो हम है ही हैं। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो आप लोग कमेंट करें। हम अपनी बात को आपसे कह लेते हैं क्लास के माध्यम से, लेकिन आप लोग अपनी बात को कैसे हमारे पास पहुंचा सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट करें। और भी आपको कोई मटेरियल चाहिए, आपके माइंड में जो चीज आ रही है कि मैम अगर इस तरह से ये चीज हो तो ज्यादा बेहतर है, हमको ज्यादा समझ में आएगी, तो हम उस तरह से वर्क करेंगे, ठीक है ना। हमारा मेन मोटिव क्या है, आप लोगों को सफलता दिलाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका सेशन हो जाता है उसमें सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, और वो तो आपको पता ही है कि आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी विजिट किया है और न्यू है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, जो कि अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो कारणों में देखिए 2 कारण हो जाते हैं, कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। भाई अगर किसी कार्य में रुचि ना ली जाए तो क्या उसमें सफलता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, भाई हर एक चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आर्थिक स्थिति ही ना अच्छी हो तब तो कहते नहीं है कि सफलता बहुत कठिनता से मिलती है, और जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ पे ना लगाया जाए तो असफलता तो मिलेगी ही, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। उसके बाद है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों के विखंडन हो जाते हैं
घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। देखिए, 2 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में डाल दिया, तो लेकिन जब आपको पता है तो ये 2 क्वेश्चन बने या एक क्वेश्चन बने तो आप लिख पाएंगे कि भाई उत्तराधिकारी कौन बना, तो हुमायूं, और बाबर की पुत्री का नाम क्या था, तो गुलबदन बेगम। और इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, तो हुमायूं नामा लिखी थी, है ना। उसके बाद हो जाता है औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज़ था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक। दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए? तो शाहजहां द्वारा। और निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांटकर लिखिए। तो लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो इसमें लोहा हो जाता है, तांबा हो जाता है और सोना हो जाता है। ये क्या है? ये धात्विक पदार्थ हो जाते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक के कोलार की खानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना पाया जाता है। बॉक्साइट का एक उपयोग बताए तो हवाई जहाज निर्माण में। और किस योजना, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो सन 1962 ईस्वी में। और शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस हो जाती है, जो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। हुमायूं की भूलें तथा हुमायूं के सगे संबंधी। इनके बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाकर ही इनकी जान चली गई। यानी कि क्या हुआ, ये ऐसे उत्तराधिकारी नहीं हुए, साबित नहीं हुए जो मतलब बहुत बड़े योद्धा और बहुत ज़्यादा मतलब शक्ति संपन्न थे, ऐसे नहीं थे। तो इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनका जो है पैर फिसल गया था सीढ़ियों से, मतलब ये लुढ़क गए थे और लुढ़क कर इनकी जान ही चली गई थी। तो इसलिए ये कहावत इनके लिए प्रचलित है। और हुमायूं भूले बहुत ज़्यादा करते थे और हुमायूं के सगे संबंधी थे, तो इनके वजह से भी क्या था कि इनकी असफलता के कारण बने। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा अगर आप क्या करेंगे, लोगों पे विश्वास करेंगे, है ना, लोगों पे विश्वास करना भी अपनी एक हार का सबब बन जाता है। और दूसरी बात, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। और इनके साथ यही हुआ, जो इनके सगे संबंधी थे तो सभी इनके साथ षड्यंत्र रच रहे थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर डिटेल में बात करने लगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और इतना खैर पूछा नहीं जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत लंबी ये जा सकता है टॉपिक। हुमायूं की असफलता के 2 कारण हो गए। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम, तो कंधार हो जाता है, मेवाड़ हो जाता है, अहमदनगर और कांगड़ा हो जाता है। उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो बीजापुर तथा गोलकुंडा पर। और भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हो जाते हैं, इसमें कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई। इसमें राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो सती प्रथा का अंत, ठगी को समाप्त करना, प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण, बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध, ये हो जाते हैं। याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष हो जाते हैं, गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना और सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन हो जाता है, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो अर्काट की विजय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। कमेंट आते हैं कि नोट्स कैसे प्रोवाइड हो। तो नोट्स आपको टेलीग्राम से आपको जुड़ना रहेगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे और आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग जैसे सीरीज़ की तो पूरे नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन ये बना भी सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स की बात ही अलग होती है। और जो पॉइंट्स हम बताते चलते हैं उनको भी नोट डाउन किया कीजिए, और जो चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई हैं उनको भी आप देखिए। अगर प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग की होती हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती हैं, वहाँ से हमें क्या करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए। और जब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, तो क्या होगा? हमें हर एक चीज़ पता होगी। तो प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिए, बन चुकी है। क्वेश्चन हो जाता है, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए। लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना आदि हो जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुरानी तथा ब्लिज़ार्ड कहलाती हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? भाई स्थल क्या है? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ज़मीन पे, है ना? तो ज़मीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। और जल मार्ग और वायु मार्ग ऐसे होता है ना कि स्थल मार्ग बताएं तो हमारी बस हो गई, ट्रेन हो गई, यानी स्थल पर यानी ज़मीन पर बने हुए हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्थल मार्ग क्या होता है, या इस पे स्थल मार्ग में जो आवागमन के जो साधन है वो क्या है, तो आपको पता है। और हवाई मार्ग में जैसे कि हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है? हवाई जहाज़ हो जाता है, हेलीकॉप्टर हो जाता है। और जल मार्ग में भाई वो क्या होता है? बोट वगैरह होते हैं, नाव, तो ये सब हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसा होता है जो आप सिर्फ आप थोड़ा सा माइंड लगाकर ही कर सकते हैं, जो आपकी पिछली नॉलेज होती है। क्योंकि भाई अभी तक आपने स्टडी करी तो आपको कुछ तो चीज़ें याद होंगी। ऐसा तो है नहीं कि इंसान भूलता है, रिवीजन नहीं करता है, लेकिन हर चीज़ थोड़ी ना भूल जाता है। मरुस्थल प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। उसके बाद है, कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? आधात्विक हो जाते हैं। सदाबहार वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिससे विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो बाबर के पुत्रों के नाम है हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, ये हो जाते हैं। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य गृह क्षेत्र है। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण साधन यानी संसाधन हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता तथा शिक्षा आदि के क्षेत्रों में
मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष के हैं, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। राजस्व का अर्थ बताएं। तो राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजन प्लस स्वय से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक सामान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसकी साख बैंक की दृष्टि से बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, जो डेबिट कार्ड होता है इससे क्या होता है, आपके पास आपका जो धन जमा है उससे वही धन आप यूज़ करते हैं, है ना। और जब क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें क्या होता है, आपको बैंक से एक तरह से यूज़ करने के लिए पैसा मिलता है। वो लिमिट बनाई जाती है, उसमें आपका अप्रूवल चेक होता है कि बैंक में आपका रिकॉर्ड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्रेडिट कार्ड बन जाता है। और जब क्रेडिट कार्ड बन जाता है, जैसे जितनी भी आपकी लिमिट बनी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख और ऐसा भी होता है 20,000 30,000, जैसा मतलब आपका रिकॉर्ड हो, जैसा आपका अप्रूवल आता है उस तरह से आपका सिविल चेक किया जाता है। तो इस तरह से सब हो जाता है। उसके बाद बैंक आपको पैसा खर्च करने के लिए देती है। उसमें आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी नहीं होता है, वो बैंक अपना पैसा देती है, फिर उसके बाद आपको वो जमा करना रहता है। तो इस तरह से ये आपका क्रेडिट कार्ड हो जाता है। और डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप अपना ही धन खर्च करते हैं जो आपके अकाउंट में जमा होता है। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य हो जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। सुनामी का क्या अभिप्राय है? तो सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि भाई भूकंप आता है इसके बारे में भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती ना, ये तो अचानक आता है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान हो जाता है। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में तथा अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर निम्नवत थे, चौथ और सरदेश मुखी। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 था। ठीक है, मतलब जिसका काल 1848 से 1856 का था, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम ऐसा नहीं है कि अपना 100% नहीं देते, हम अपना 110% देते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना 100% ना दीजिए तो 50% ज़रूर दीजिए। तो आप लोग लाइक ज़रूर क्या कीजिए। और वैसे तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि आपको लाइक भी देखिए करना चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं। प्लस क्या होता है, आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए बिना स्किप किए हुए।
भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताएं तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ तथा फ्रांसीस। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो कौन? तो पुर्तगाली। फिर सेकंड नंबर पर यानी डच, और फिर कौन आया? अंग्रेज़, और फिर कौन आया? फ्रांसीसी, है ना। तो आप ऐसे पुट अफ्रा से याद रख सकते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। तो पुट अफ्रा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना हिमाचल प्रदेश है। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वायु प्रदूषण को कम करते हैं, भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष लाभ है तो आप ये लिखेंगे। और जैसे वर्षा में सहायक हो जाते हैं, है ना, वर्षा कराने में सहायक हैं, और क्या है? प्रदूषण को कम करते हैं। ये चीज़ें क्या हैं? आप देख नहीं सकते लेकिन होता है ऐसा। और जो चीज़ें आप देख सकते हैं कि भाई उससे मिले मसाले मिले, उससे सूती वस्त्र मिले, है ना, उससे हमको बहुत सारा फर्नीचर मिला, उससे हमें औषधियाँ मिली, तो ये कौन से हो जाते हैं? तो ये हमारे प्रत्यक्ष लाभ हो जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आए अप्रत्यक्ष लाभ या प्रत्यक्ष लाभ, तब आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, क्योंकि एक ही आंसर नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक ही आंसर लिख देते हैं। हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब एक बात रख देते हैं, हमको पता होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, कहाँ पे डाउट रहता है, और जल्दबाजी में किस तरह से आंसर लिख दिया जाता है। लेकिन भाई क्वेश्चन जो किया जाएगा वही जब आप आंसर देंगे तभी तो आप राइट होंगे, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। और इसमें आपको पता है कि नंबर कैसे दिए जाते हैं, बहुत अच्छे से कॉपियाँ चेक होती हैं। इससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए आज ही कल में, कि आप लोगों को किस तरह से कॉपियाँ लिखनी है और किस तरह से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जैसे जो आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम कैसे सेट करना है, कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा जब इस तरह के इम्पोर्टेंट्स आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे, इम्पोर्टेंट्स वीडियोस मिलेंगे, तो कैसे प्रोवाइड हो पाएंगे? तो बिना सब्सक्राइब के तो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हो जाता है खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो आपको पता है 1527 ईस्वी में, है ना। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध, है ना। देखो पानीपत का, खानवा का, घाघरा का, चंदेरी का, ये सभी एक सीरियल वाइज हुए हैं। 1526, 27, 28, 29, तो ये 27 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। तो ये सभी आप जितने भी सन है वो याद कीजिए अच्छे से। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। और 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो बहादुर शाह जफर। और भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो अंग्रेज़ फ्रांसीसी शत्रुता, अंग्रेज़ फ्रांसीसी एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह शत्रुता गहरी हो गई। यद्यपि प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था, किंतु वे एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा नुकसान पहुंचाने का बराबर प्रयत्न करते रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में उनका कुछ भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, उनको कुछ भी नहीं मिल पाया था। इससे उनको निराशा हुई। इस निराशा को आशा में बदलने का दोनों ही पक्ष प्रयत्न करते रहे। परिणाम स्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध की स्थिति पैदा हुई। उसके बाद आपका हो जाता है उत्तराधिकारी का संघर्ष। तो 1748 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह निज़ामुल मुल्क का देहांत हो गया और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। निज़ाम का पुत्र नासिर जंग और देवता मुजफ्फर जंग को मुख्य प्रतिद्वंदी थे। उन्हीं दिनों कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब काट की गद्दी को, जिस पर उस समय अनवरुद्दीन का अधिकार था, हस्तगत करना चाहता था। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए? तो जल मार्ग और सड़क।
सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें आपका हो जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेरा राइट हो जाता है, यानी सिडेराइट हो जाता है। यहाँ पे सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है ना। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो निर्यात, एक्सपोर्ट यानी, है ना। और उसके बाद है समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र व राज्य की सरकारें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 8 दिसंबर 1951 से 1556 ईस्वी। बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबरनामा हो जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, बिहार। अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अजमेर का किला और फतेहपुर सीकरी। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद। यहाँ पे 2 इमारतें पूछी गई, तो ऐसा नहीं आप क्वेश्चन में 3 लिखे, 4 लिखे। जितना क्वेश्चन किया गया है उतना ही आप आंसर दें, क्योंकि टाइम सीमित होता है। ऐसा नहीं है असीमित है, आप जितना टाइम ले पाए उतना ले। तो जितनी चीज़ें पूछी जाएँ उतनी ही लिखें, ऐसा कुछ नहीं। और अगर आपके पास टाइम है तो अगर 2 पूछी गई 3 लिख दिए तब भी कोई हर्ज नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैत्य शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? तो यहाँ पे हो जाता है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? तो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता। क्यों? क्योंकि देखिए किसी पर आप बहुत ज़्यादा निर्भर होंगे तो असफलता तो मिलेगी, क्योंकि जब भी आप निर्भर हों तो अपने पर, खुद पर सेल्फ डिपेंड हो। लेकिन जहाँ आपने किसी पर निर्भर होना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपकी असफलता होना निश्चित ही हो जाता है। कुछ समय तो आपको क्या लगेगा कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो आप असफलता की तरफ मुड़ जाएंगे, अपने आप से खुद ब खुद जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा होता है सेल्फ डिपेंड। और बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी, जब आप कोई वर्क करेंगे तो आपके दुश्मन भी बनेंगे, आपको लोग बुरा भी कहेंगे, लेकिन क्योंकि जो अपने ही होते हैं उन्हीं को नहीं पसंद होता है, पास पड़ोस में जो होते हैं उनको भी नहीं पसंद होता। वो किसी तरह से आपके लूज़ पॉइंट ढूंढते हैं कि किस तरह से इनके लूज़ पॉइंट मिल जाएं, तो हम क्या करें, तो हम इनको नीचा दिखा दें। क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा, ये तो जैसे कहते हैं कि ट्रेंडिंग पे कोई चीज़ चल रही है तो ये चीज़ें ट्रेंडिंग पे चलती हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन जो था कि अत्यधिक निर्भरता, तो पॉइंट आया तो हमने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। हालांकि क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको, आप अच्छे रास्ते पे भी जाएंगे तो आपको गलत साबित कर देंगे। किसी तरह से क्या करेंगे कि आपकी, कहते नहीं कि इंसल्ट हो, बेइज्जती हो, कि किसी तरह से इनको नीचा दिखाया जाए, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। खैर चलते हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन पहुंचती है और आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं। लॉर्ड मैकाले कौन था? तो अंग्रेज़ी शिक्षा का जन्मदाता। तो इस तरह से देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2022, ये देखिए सभी क्वेश्चन 2019, यानी कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इनको ऐसा कीजिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। क्योंकि सोशल साइंस में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैथ में बैक लगती है, हाँ सही है,
लेकिन ऐसा नहीं है, सोशल साइंस में भी बैक लगती है, क्योंकि सटीक आंसर पे आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन जब आप सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे, भाई सन है कुछ और, लिखा है आपने कुछ और, तो क्या आंसर उसका नंबर मिल जाएगा? आपने आंसर सही लिखा है क्या? नहीं ना। तो हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो परफेक्ट के लिए आपको स्टडी करनी रहेगी। खैर ज़्यादा हो गई, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।